नमस्कार। आप देख रहे हैं यंग तरंग। आज का मुद्दा, इस बारे में आज हम जिस मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं वो बेहद ही संवेदनशील है। हमारे देश में निर्भया कांड हुआ था, इसके बाद भी रेप जैसी विभत्स जो क्राइम है, अपराध हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो पा रहे। सरकार लगातार दावा कर रही है कि कानून में बदलाव किया गया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। हाल ही में हाथरस गैंग रेप कांड में जो पीड़िता है उसकी मौत हो गई और उसके बाद उसके परिवार की मर्जी के बिना आधी रात को 2 बजे पुलिस जबरन उसका अंतिम संस्कार कर देती है। यानी जीते जी तो पीड़िता के परिवार को न्याय नहीं मिला और मरने के बाद जो अंतिम संस्कार का एक प्रावधान होता है उसका भी अधिकार यूपी पुलिस ने छीन लिया। जब ये मामला हाईलाइट हुआ तो यूपी की योगी सरकार ने इस मामले पर एक एसआईटी बना दी है और कहा है कि इसकी जल्द से जल्द जांच कराई जाएगी और जो आरोपी हैं वो पकड़े जाएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारे देश से, हमारे समाज से महिलाओं के प्रति होने वाले जघन्य अपराध आखिर कब रुकेंगे? कब हम इस बात को कह सकते हैं कि चाहे हाथरस हो, दिल्ली हो या मुंबई हो या कोई भी छोटी जगह हो, वहां पर हमारी महिलाएं, बच्चियां, बेटियां सुरक्षित हैं। हाल ही में हमने डॉटर्स डे बनाया है, पुत्रियां दिवस, और बड़ी बड़ी बातें उस दिन हुई, लेकिन इसके बाद भी न तो महिलाएं सुरक्षित हैं, न तो बेटियां सुरक्षित हैं। तो आखिर ऐसा समाज क्यों बन गया है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ शैलेंद्र दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। और शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक हैं शैलेंद्र जी, और श्वेता सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कोलकाता से। उनकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उम्मीद करते हैं कि उनका जो है ऑडियो जल्द से जल्द सही हो जाए और वो कुछ बात बोल सकें। और साथ ही में हम शुरुआत करेंगे शैलेंद्र जी आपसे। आपको एक बीजेपी का एक तरीके का समर्थक माना जाता है। अब आप बताइए कि जब योगी जी ने सरकार संभाली थी यूपी में, तो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि अपराध या तो यूपी, जो अपराधी हैं वो यूपी छोड़ के चले जाएं, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले पर मैं आपको सिर्फ कुछ फैक्ट बता रहा हूं कि मरने से पहले 15 दिन तक आरोपी पीड़ित, जो माफ कीजिएगा, जो पीड़िता है लड़की, वो 15 दिन तक अच्छे इलाज के लिए तड़पती रही, तरसती रही। कुछ नहीं किया आपके सिस्टम ने, आपके प्रशासन ने। दूसरी तरफ 10 दिन तक पुलिस ने आरोपियों को नहीं पकड़ा, एफआईआर करने में आनाकानी की, और इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि जो महिला है, जो पीड़ित लड़की है, वो बयान देने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में जब पुलिस पे सवाल उठते हैं तो आप उसका बचाव कैसे कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि इस मामले में पुलिस आरोपों के घेरे में है और आरोपी पुलिस वालों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? शैलेंद्र दुबे जी। देखिए अरुणेश जी, सबसे पहले तो मैं उस परिवार के प्रति अपनी बहुत ही गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहूंगा। इस तरह की घटनाएं जहां पर भी हो रही हैं, देश के जिस कोने में भी हो रही हैं, उनकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन सिर्फ निंदा से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, मेरा भी यही कहना था। केवल संवेदना ये व्यक्त कर देने से, निंदा कर जी देने जी से जी या मोमबत्ती जला भर देने से इस तरह के क्राइम खत्म नहीं होने वाले। उसके लिए तो एग्जैक्टली आपको ठोस मैं आ रहा हूँ। कार्य करना पड़ेगा, वो भी जमीनी स्तर पर। जी जी जी, तो मुझे पूरी बात रखने का मौका दीजिए। जी जी। तो मेरा कहना यह है, अपराध मुक्त समाज हो, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन चूंकि इस तरह आज का जो समाज हमारा जो निर्मित है, वो कोई एक दिन में उसका निर्माण नहीं हुआ है। और अपराध अगर होता है तो आपको अपराध की विवेचना करनी ही पड़ेगी, क्योंकि संविधान में हर अपराध के लिए अलग अलग जो व्यवस्था है, अलग अलग उसके लिए कार्रवाई की व्यवस्था की गई है। तो इसलिए उसको उस तरह से देखने की आवश्यकता बहुत जरूरी है।
अभी हाथरस वाली जो घटना है उसमें जो भी सूचनाएं आ रही हैं वो लगभग मैं समझता हूं कि सारी की सारी सूचनाएं, अधिकांश सूचनाएं मीडिया सूत्रों के द्वारा आ रही हैं। घटना 14 सितंबर की सुबह होती है और उसी दिन जो एक वहां के एसएसपी हैं उनका फॉर्मल स्टेटमेंट भी आता है। सेम डे ही एफआईआर लॉन्च की जाती है 307 के अंतर्गत, जिसमें कि हत्या का प्रयास जो है, जो धारा है वो हत्या के प्रयास को लेकर होती है। अब उसी दिन जो है इलाज के लिए उसको रेफर किया जाता है जिस किसी हॉस्पिटल में। आपने जो प्रश्न उठाया कि उसको ठीक ट्रीटमेंट मिला या नहीं मिला, दूसरा गैंगरेप का जो एलिगेशन था, अगर हम कानून के तरीके से देखें तो उसमें क्या है कि जब तक जो विक्टिम होता है अगर उसका स्टेटमेंट नहीं आता मजिस्ट्रेट के सामने तो मेडिकल इन्वेस्टिगेशन है या और जो चीजें हैं उनको इनिशिएट करना आई थिंक इशू आते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो ये बातें जो आप कह रहे हैं ना कि जब जो पीड़िता के परिवार वालों ने बोला है कि मेरी बच्ची के साथ इस तरह के दुष्कर्म हुए हैं तो पुलिस को एफआईआर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? पुलिस के अधिकारियों के बयानों के बीच में नहीं, आप बात सुनिए, जो आप पुलिस को एक तरीके से क्लीन चिट दे रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस मामले में पुलिस के अधिकारियों के बयानों में भी विरोधाभास है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठे हैं। प्रेम जी से मैं कमेंट ले लेता हूँ। प्रेम जी, आपको हाथरस वाले मामले पर पुलिस की भूमिका पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अरुणेश जी, इस मसले में ये जो पूरी घटना है आमतौर पर हम, प्रेम जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो, आवाज आ रही? जी हाँ जी, अब आ रही है जी। अब अपनी बात करें, आपको क्या लगता है कि हाथरस वाले मामले पर जिस तरीके से पुलिस का रवैया रहा है और अभी अगर इस केस में शुरू से लेके आखिर तक, शुरू से लेके मतलब ये एफआईआर दर्ज कराने की जो शुरुआत हुई थी उसमें जो परेशानियां पीड़िता के परिवार को झेलनी पड़ी और आखिरी में इसलिए कि जिस तरीके से अंतिम संस्कार रात में 2 बजे कर दिया गया, परिवार वालों को इसका अधिकार नहीं दिया गया और मीडिया को पास तक नहीं जाने दिया गया, तो इस पूरे मामले पर पुलिस की भूमिका पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये घटना, इस तरह की कोई भी घटना आमतौर पर हमें अपराध और अपराधी दोनों के लिए चिंता प्रकट करने के लिए बाध्य करती है। पर इस घटना में अपराध और अपराधी के अलावा जिनकी जिम्मेदारी है अपराधियों को पकड़ने की, उनका जो व्यवहार है वो हमें ज्यादा चिंतित कर रहा है। और आप जो सवाल उठा रहे हैं पुलिस पर, देखिए मैं एक बातें बोलता हूं जिससे बात क्लियर हो जाएगी कि जो पीड़िता है वो जिस अस्पताल में उसका इलाज हुआ, अलीगढ़ के अस्पताल में, तो उस अस्पताल के जो न्यूरो सर्जन है उनका बयान ये है कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ ये उन्हें नहीं पता, उनके साथ यौन शोषण हुआ या जीभ कटी ये उन्हें नहीं पता। तो सवाल यह है कि 13 दिन तक वहां पर इलाज किस बात का हो रहा था? केवल रीढ़ की हड्डी टूटने का। तो यानी इसका मतलब यह है कि इलाज नहीं मिला लड़की को, ये बात साफ हो रही है न्यूरो सर्जन के बयान से कि लड़की को इलाज नहीं मिला। भाई कह रहा है कि उसकी लगातार ब्लीडिंग हो रही थी, 13 दिन तक ब्लीडिंग हुई है वहां कुल मिलाकर के। तो उसके बावजूद डॉक्टर कह रहे हैं कि उनको पता नहीं कि यौन शोषण हुआ। यह गंभीर मामला है। दूसरी बात है कि जो दिल्ली में इलाज हुआ, पैरालिसिस हो गया था क्योंकि रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, तो वो वहां दिल्ली में इलाज इसको प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ इसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था, उचित इलाज नहीं मिला। एक फैक्टर है कि इलाज नहीं मिला। दूसरा फैक्टर ये है कि केस दर्ज करना, अगर बच्ची गूंगी हो जाए, बच्ची की जुबान चली जाए, तो क्या बलात्कार का केस दर्ज नहीं होगा? निर्भया मामले में संशोधन हुआ था कि ऐसे मामले में इमीडिएट जो है परिवार की शिकायत पर यह केस दर्ज किया जाना चाहिए था। पुलिस कब पहुंचती है? 14 तारीख को घटना घटती है और पहला बयान लेने के लिए 19 तारीख को पहुंचती है। 19 तारीख को 5 से 6 दिन लग जाते हैं बयान लेने के लिए और उसके बाद में उस दिन बयान नहीं हो पाता है, तो फिर अगला 22 तारीख को जाके बयान लेती है। तो जो 9 दिन के बाद में वो बलात्कार का केस दर्ज होता है। अब आप समझिए, पुलिस को पता है कि गैंगरेप हुआ, लेकिन वहां के न्यूरो सर्जन को नहीं पता है कि गैंगरेप हुआ। कितनी बड़ी विडंबना है। जहां इलाज हो रहा है वहां के न्यूरो सर्जन को नहीं पता कि गैंगरेप हुआ और वहां पुलिस बयान ले रही कि गैंगरेप हुआ। ये जो विरोधाभास है, ये विरोधाभास छोटी मोटी बात नहीं है
उसके बाद सारी कड़ियों को जोड़िए कि अंतिम संस्कार तक में बातों को दबाने के लिए बात की, पूरे मामले की पर्देदारी की जा रही है। अरे पर्देदारी क्यों कर रहे हैं? एक दलित लड़की को इंसाफ देने का सवाल है। क्या किसी दलित लड़की के लिए देश खड़ा नहीं होगा? जिस अब तरीके बस से यहीं पर देखिए बात आ गई है प्रेम कुमार जी, जो अब मैं इस मुद्दे पर श्वेता जी को लाना चाहूंगा। समाज सेविका हैं और पत्रकारिता से भी उनका नाता रहा है, कलकत्ता से हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्वेता जी, इस पूरे मामले पर पुलिस की भूमिका पे गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टरों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। यानी अगर उस पीड़िता की जबान काट दी गई है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है, तो सिर्फ एक बलात्कार भर का मामला ये नहीं है। दरअसल ये पूरा आरोपियों ने इस तरीके से उसके साथ निर्दयता की है ताकि वो बयान भी ना दे पाए, पुलिस को बता भी ना पाए। इसके बाद जो अभी लास्ट में प्रेम जी कुमार का वक्तव्य था, जिसमें उन्होंने दलित लड़की कह के संबोधन किया है। आप खुद एक महिला हैं, जब इस तरह से किसी भी महिला के साथ में क्राइम होता है या लड़की के साथ में क्राइम होता है, तो हम लोग खासतौर पर मीडिया ये दलित जैसे शब्दों का प्रयोग क्यों करता है? और वहीं सरकार और पुलिस की तरफ से भी क्या आपको लगता है कि अगर वो दलित समाज की है, SC ST की है, तो उसके साथ न्याय नहीं मिल पाता है? तो ये अपराध में जाति के क्यों बीच में घुस जाती है? इसके पीछे आपका क्या मानना है श्वेता जी? किसी भी लड़की के साथ इस तरह की हैवानियत जब कुछ दबंग करते हैं तो उसकी जिंदगी एक तरह से खत्म हो जाती है। कुछ दरिंदों ने अपने बाहुबल दिखाने की कोशिश की। समाज में ये जो कुछ जिनके पास ताकत है, जिनके पास पैसा है, ये सभी दबंग किस्म के लोग हैं जो अपने से कमजोरों को दबाने की कोशिश करते हैं। हर किसी के साथ ये नहीं होता है। जहाँ दबंगई करते हैं लोग, और इस तरह की दरिंदगी किसी लड़की के साथ तभी होती है जब उसे पुलिस की तरफ से, जब उसे कानून का डर नहीं होता है। उसे मालूम है उसके पास पैसा है, कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जहां तक जाति का मामला है, दलित का मामला है, या उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की बातें आती हैं, क्योंकि हमारे समाज में ये जो वोट बैंक है, पॉलिटिशियंस इसका फायदा उठाते हैं। पॉलिटिशियंस ने लोगों को इस आधार पे बांट रखा है। हमारे देश में राजनीति होती है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। मुद्दे आपके पास बने हुए हैं, आप ये इतने संवेदनशील मामले को लेकर के, एक मतलब महिला अपराध से जुड़ा मामला है, और इस पर आप संवेदन जो है हीनता क्यों दिखाते हैं? अगर मैं कहता हूं आप क्यों जाति को फोकस करते हैं? अब अपराध पर फोकस कीजिए, अपराधी पर फोकस कीजिए। मैं कहता हूं चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जाति हो, कोई भी हो, तो आप इस बात को समझिए ना यहाँ पर कि ये दलित कह करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? कि मतलब दलित के साथ अपराध है तो सही है, ब्राह्मण के साथ है तो गलत है? ये क्या तर्क होता है? जी प्रेम जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मेरा साफ कहना है कि ये मामला जो पूरा सीक्वेंस है, एक लड़की दलित है इसीलिए ये सारी चीजें हुई। कैसे समझिए, अगर वाल्मीकि समाज का सब इंस्पेक्टर होता या थाना प्रभारी होता तो मजाल था कि ये घटना घटती। सारे पुलिसकर्मी चूंकि सवर्ण हैं, सवर्ण को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरकार की सिस्टम में जो सरकार है, जो शासक वर्ग है वो सवर्ण है, वो दलित को न्याय नहीं दे रहा। आप पूरे विक्टिम का पूरा जो आप रिकॉर्ड देख लीजिए, दलित महिला के साथ बलात्कार का जो कन्विक्शन रेट है उसको कंपेयर कीजिए। अरे 23-24% भी नहीं है कन्विक्शन रेट। ये बलात्कार का मामला सिंपल बलात्कार का मामला नहीं है, ये बलात्कारी की जाति। आप बलात्कारी की जाति देखिए, पीड़िता की जाति मत देखिए। पीड़िता की जाति, ये जाति के नाम पर ही है, बलात्कार में जाति के साथ में दादा के साथ में मारपीट, परिवार के साथ छेड़खानी होती थी, जबरदस्त दबंगई के जाति के आधार पर हो रही थी। जाता है। मैं कहता हूं कि बिना जाति को ध्यान में रखते हुए क्यों जाति को ध्यान में रख करके छेड़खानी होती है, जाति को ध्यान में रख करके बलात्कार होता है, जाति को ध्यान में रख करके बलात्कार दबाने की कोशिश होती है, जाति को ध्यान में रख करके लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, और जाति की बात न की जाए। जाति के आधार पर क्राइम जाति पर आधारित है। ये सिंपल क्राइम नहीं है,
ये जाति के खिलाफ क्राइम है। जाति के आधार पर वो दलित महिला है इसलिए मामले को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, या जो है नहीं किया जाता है? हाईलाइट किया जाता है, न्याय तो मिल नहीं रहा है, हाईलाइट क्या हो रहा है? न्याय नहीं मिल रहा है। किस दलित महिला के लिए देश खड़ा हुआ है? किस दलित महिला के लिए देश खड़ा हुआ है? कभी कोई उदाहरण बता दीजिए। देश को खड़ा होना चाहिए, हर महिला के लिए, हर पार्टी हर महिला के लिए, दलित के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? हर महिला के लिए हुआ, निर्भया के लिए हुआ, देश निर्भया के लिए हुआ खड़ा, लेकिन आज ये इस दलित लड़की के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। ये सवाल है। अपनी बात रखिए सलेन जी। देखिए, मैंने अभी अपने मित्रों को सुना है और प्रेम जी की बात से मैं आंशिक रूप से सहमत हूँ। जो समाज में जो बुराई है उसमें जाति के बीच जो कहीं न कहीं जो भेद है वो कहीं न कहीं है, ये सच्चाई है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ आंशिक तौर पर। लेकिन जब बात आती है क्रियान्वयन की, एग्जीक्यूशन की बात आती है, तो उस समय हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है। मेरा सुझाव तो ये है कि यदि मान लीजिए कहीं पर जो ऑफेंस क्रिएट हो जाता है, तो उस समय, ये मैं कई डिबेट पे बोल चुका हूँ कि किसी भी तरह के ऑफेंस में जिस तरह महिला के साथ इस तरह का दुष्कर्म होता है उसका नाम लेना जो है बैन कर दिया जाता है, उसी तरह से अपराधी के संबोधन को लेकर जाति धर्म इस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए, तुरंत रोक लगानी चाहिए। न मीडिया में उसका नाम लिया जाएगा न किसी तरह से। देखिए नहीं तो मैं कहता हूँ जो प्रेम जी ने तर्क उठाए ना, उन तर्कों को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि ये दलित है इसीलिए उसके साथ इस तरीके से लापरवाही बरती है, पुलिस ने लापरवाही, और आपके मेडिकल में जो जुड़े हुए लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, उन्होंने भी लापरवाही बरती। तो ये अगर दलित ना होके कोई ब्राह्मण होता, उच्च वर्ग से होता, तो ऐसा नहीं होता। मैं कहता हूँ इसमें बदलाव क्यों नहीं आ रहा सिस्टम में? आपकी यूपी की सरकार है, पहले सरकारें रही है, ये जाति के आधार पर क्यों अपराध को आंका जाता है? आप बिना जाति के आधार पर, मैं कहता हूँ XYZ कोई भी हो, अगर कोई आप देखिए या तो पीड़ित है या तो जो आरोपी है, आप एक नजर से देखिए, उसकी जाति और धर्म जो आप बात कह रहे हैं कि उसको नहीं देखना चाहिए, लेकिन ये रियल में हो नहीं पा रहा है। हमारे सिस्टम में ये बदलाव नहीं आ रहा जमीनी स्तर पर, इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर। हमारे साथ एक और महिला भी है, समाज सेविका है, और ये पर भी जी अरुणेश जी जवाब सुनिए। उसकी जिम्मेदारी आप सिर्फ सरकार पर डालकर, जो किसी भी पार्टी की सरकार हो, आप कभी भी जो सुधार नहीं कर सकते। जो उसके लिए जिम्मेदार हमारा पूरा समाज है, बनाया जाता है, सब है। देखिए अपराधी अपराधी है, मतलब सरकार और सिस्टम की कोई जिम्मेदारी नहीं है, पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे आप सुनिए ना, डॉक्टरों को कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब ये अगर कोई सुधार, इसीलिए SIT का गठन किया गया है, इसीलिए SIT का गठन किया गया है कि जो लोग भी दोषी हैं, और उस SIT के अंदर एक जो है महिला भी है और एक दलित मेंबर भी है। बाद में हुई ना, अपराध हो जाने के बाद ये सब हो रहा है ना। मैं कहता हूँ इस 135 करोड़ के देश में, इस 135 करोड़ के देश में क्या ओवरनाइट जो संभव है? पहले ये रेप जैसे मुद्दे ओवरनाइट का मामला नहीं है। पहले की भी बात कर लीजिए, हमारे समाज में, हमारे सिस्टम में, हमारी सरकारों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें रहती हैं, इसके बाद भी महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, रेप जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है, तो कैसे रोक पा रहे हैं? हुआ आपको सरकार किस लिए चुनी जाती है? पुलिस प्रशासन की किस लिए होता है? जी मेरे बिल्कुल रिंकू मिश्रा भी जुड़ी हुई है। जी रिंकू अपनी बात रखिए। मैं कहना चाहती हूँ, जब कोई भी बलात्कार करती है कोई, तो क्या जाति पाति को देख के क्या जाता है? ये कहना बिल्कुल गलत है कि जब आरक्षण देते तब तो कोई उठ के ये नहीं कहता है कि आरक्षण हमें नहीं मिलना चाहिए। तो हक के लिए ये दलित कहाँ से आ गए, ये बताइए मुझे। कोई भी लड़की हो, ब्राह्मण हो या दलित हो, इज्जत लड़की को दलित से जोड़ दिया आपने, हालांकि आपने मजबूत तर्क दिए, लेकिन उससे मैं भी सहमत नहीं हूँ। मैं कहता हूँ सरकार को, सिस्टम को, पुलिस को, प्रशासन को बिना जाति, बिना धर्म के ध्यान में रखते हुए जो भी आरोपी है उनको पकड़ना चाहिए और जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाना चाहिए। सही बात, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सरकार नहीं कहती किसी इंसान को जाकर के किसी का बलात्कार करो। सरकार कभी ये नहीं कहते कि जाकर के चोरी करो, चिकारी करो। सरकार जो है कभी भी किसी को गलत करने के लिए नहीं बोलता है। गलत कौन करते हैं? इंसान करता है गलत। हमारा मानसिकता, जो हमारे अंदर की मानसिकता है, गलत वो है। हवान इंसानियत है, इंसानियत होना चाहिए। बदलाव कैसे आएगा? जिनको महत्वपूर्ण सवाल ये है, अब हम थोड़ा समाज के स्तर पर भी बात कर लें, क्योंकि ये जो शैलेंद्र जी का तर्क है कि हम पूरी तरीके से सरकार पर निर्भर नहीं हो सकते और 135 करोड़ से ज्यादा हमारी जनसंख्या है, तो समाज की भी जिम्मेदारी बनती है।
समाज की तरफ से भी कुछ सुधार होना चाहिए, सोच में बदलाव आना चाहिए महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति। श्वेता जी कलकत्ता से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कोलकाता से। श्वेता जी, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं, आप समाज सेविका भी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि हमारे समाज में बदलाव दरअसल कब आएगा? पुलिस प्रशासन, कानून, सरकार, ये सब अपनी जगह पर है, लेकिन मैं कहता हूँ समाज से ऐसा सुधार क्यों नहीं सामने आ रहा कि वो लड़कों को अच्छे संस्कार दें, कि वो हर एक लड़की का सम्मान करें? ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? हम एक तरफ 21वीं सदी में है, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हम अपने लड़कों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाते हैं। इसके पीछे क्या वजह देखती है श्वेता जी? बिल्कुल सही है। समाज में जब तक लोगों की जब तक सोच नहीं बदलेगी, जब तक लड़कियों को कैसे सिर्फ बदले? एक सवाल ये है श्वेता जी, कैसे बदले? लोगों को अपनी सोच बदलनी ही होगी। लड़कियों को सिर्फ एक मतलब उसे देख करके छेड़खानी करना, और ये मानसिकता हमारे घर से, हमारे घरों से बच्चों को, लड़कों को ये सीख देनी होगी, भाई जब एक औरत है उसकी इज्जत है। सिर्फ आप पूजा करना है। अब दुर्गा पूजा के समय आप लोग देवी की आराधना करेंगे, माँ शक्ति की आराधना कर रहे हैं, लेकिन जब आप सड़क पे निकल रहे हैं तब आप लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। रात को अगर अकेली लड़की मिल जाती है तो आप उसका रेप कर देते हैं। तो आपको इज्जत तो देनी होगी। आप उसे कमजोर समझ करके उसे आप दरिंदगी उसके साथ करेंगे, ये सही नहीं है। परिवार की ऐसा किया जिम्मेदारी नहीं जाना चाहिए। सबसे छोटी इकाई परिवार होती है, और परिवार में जो भी माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, वो अपने लड़कों को भी संस्कार दें। ये तो समाज की जिम्मेदारी है। अब मैं क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ से बढ़ रहा हूँ, हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है। प्रेम कुमार जी, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स क्या हैं कि जिस तरीके से अभी SIT बना दी गई है, और इसके बाद योगी जी ने ये भी ट्वीट करके कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चलेगा, और जल्द ही आरोपियों के साथ में जो है, जो उन्होंने ये विभत्स कार्य किया है, उसकी उनको सजा मिलेगी। आपको इस जो SIT बनाई गई है उस पर भरोसा है? आपको लगता है फास्ट ट्रैक कोर्ट पे ये मामला चल पाएगा? देखिए, सरकारें आजकल कोर्ट पर निर्भर हो गई, सारी जिम्मेदारी कोर्ट पर छोड़ देते हैं, और जो बेसिक काम है वो करना नहीं है। अभी आप लोग संस्कार की बात कर रहे हैं, और ये बलात्कारी अपने माँ बहनों के साथ बलात्कार करते हैं क्या? वो तो संस्कार है उनको, लेकिन ये संस्कार इसलिए है पड़ोसी के साथ में क्योंकि वो दलित है। वो जानते हैं कि हम फला पुलिस को फोन कर देंगे, वो हमारे नेता, हमारे वो सवर्ण है, वो हमारे जो जज है, वो हमारे जान पहचान के लोग हैं, अपनी सुरक्षा की उनको गारंटी है, इसलिए वो क्राइम करते हैं। ये संस्कार है, ये शेयर दिया जाता है। जाति के आधार पर ही ये क्राइम हुआ है, ये कोई दूसरा क्राइम नहीं है, ये सिंपल क्राइम नहीं है, ये जातिगत आधारित क्राइम है। पड़ोसी वो सवर्ण था, एक दिन से नहीं महीनों से उसको छेड़खानी करता था, एक पीढ़ी से नहीं कई पीढ़ियों से उसकी महिलाएं उस परिवार की छेड़खानी का शिकार रही है, और उसी परिवार से रही है, कभी कोई बचाने नहीं आया। ये मामला है, इसकी पर जिम्मेदारी नहीं होगी, अदालत पर छोड़ने से क्या होगा? मेरे साथ बदतमीजी सिखाने की कोशिश की जाती है, ये गलत है। किसको दलित की पिन को छेड़खानी किया जाता है, दलित का इज्जत लूटा जाता है, ये आप गलत कह रहे हैं। कोई भी ब्राह्मण हो या दलित हो या कोई भी हो, लड़की होती है। आपको पता नहीं है, केस के बारे में आपको बिल्कुल पता नहीं है, आप यूं हवा में बात कर रही हैं। आप एक लड़की नहीं हो इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो। आप एक लड़की होते तो आपको पता चलता है कि लड़की जात ही अलग है। लड़की जात में ना तो ब्राह्मण है और ना ही तो चमार है, ना ही तो भंगी है। लड़की सिर्फ एक लड़की होती है, और उसका इज्जत उतना ही होता है चाहे कोई भंगी हो, चमार हो या ब्राह्मण हो। बलात्कारी तो है, दबंग है बलात्कारी, पॉलिटिकल संरक्षण है बलात्कारी को, जातीय अभिमान है बलात्कारी का, ये तो है। सही है, लेकिन ये कहना गलत है कि सिर्फ दलित के साथ ही छेड़खानी होती है और बलात्कार किए जाते हैं। ये कहना गलत है। सिर्फ दलित के साथ छेड़खानी होती है, सबको न्याय ये तो आप कह रही हैं। मैं इसके पक्ष में हूँ, लेकिन जब आरक्षण दिए जाते हैं तब आगे कोई ये नहीं कहता कि आरक्षण नहीं मिलनी चाहिए हमें। सवर्ण और दलित का जो एक परसेप्शन है, आपकी सोच में ही खोट है। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आरक्षण कहाँ से आ गया बीच में? चाहिए बेटा और बेटियों सबको, जैसे बेटी की इज्जत प्यारी होती है ऐसे बेटा का इज्जत प्यारा होता है। ऐसे करके माँ बाप को सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए। माँ बाप को बोलना चाहिए बेटा तेरा इज्जत जो है ना हमारा इज्जत है। जैसे लड़कियों को हम पाबंदी लगाते हैं ना कपड़े पहनने के लिए, चलने के लिए, ऐसे लड़कों को भी पाबंदी लगानी चाहिए, और ऐसे लड़की के साथ भी
यही ठीक है रिंकू जी समाज के स्तर पर सुधार समाज के लोग चाहेंगे खुद ही। अब मैं इस वाले मुद्दे पर श्वेता जी के कमेंट ले लेता हूं। श्वेता जी, आप प्रेम जी के इस तर्क से कितना सहमत हैं कि दरअसल वो लड़की दलित समाज से थी, इसलिए ऐसा प्रशासन की तरफ से लापरवाही बरती गई? अगर ये ब्राह्मण समाज से होती तो ऐसा नहीं होता, तुरंत कार्रवाई होती। तो ये जो बीच में जाति आ जाती है, अपराध और जाति का मिश्रण हो जाता है, और जो जातिगत अपराध की संज्ञा इसे प्रेम कुमार जी दे रहे हैं, इसको लेकर आप कितना सहमत हैं या असहमत हैं? क्या कहना है आपका? ये बिल्कुल भी गलत है। इसे जाति की तरफ एक अपराध, रेप जो ये अपराध है, इससे घिनौना कुछ हो नहीं सकता है। वो जो रेपिस्ट होता है वो जाति देखकर रेप नहीं करता। लड़की है वो ये भी नहीं देखता है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक लड़की का रेप होता है और वो सिर्फ कोई युवा लड़की है उसका हो रहा है, नहीं, एक बच्ची के साथ भी गलत करते हैं, एक बुजुर्ग महिला के साथ भी रेप करते हैं। वो सब वो जाति देख करके वो सारी की सारी जिन लोगों के साथ रेप की घटनाएं हो रही हैं वो सारी दलित वर्ग से नहीं है। जो ये इस तरह के दबंग है जो तर्क जो है अमान्य हो गया है कि आपने दलित की बात कह दी। अब मैं क्लोजिंग रिमार्क्स देता हूं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये जातिगत नहीं है, ये स्वाभाविक है। 4 आदमी चाचा भतीजा सब मिलके एक बच्ची के साथ गैंग रेप कर रहा है, ये सामान्य घटना है। ये बलात्कारी प्रवृत्ति वाली बलात्कार की घटना है। ये घटना निंदनीय है, ये बहुत ही गलत हुआ है। सवर्ण का ये 3 पुलिस ने पकड़ लिया है 4 आरोपियों को, लेकिन आप इसे दलित से क्यों जोड़ रहे हैं? मुद्दा सवाल होने के कारण ही उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। आज से नहीं, 3 पीढ़ियों से उसको लगातार उससे छिड़कानी हो रही थी। कोई शिकायत नहीं सुनी जा रही। इस गंभीर मामले पर परिवार के लोग मिलकर बलात्कार कर रहे हैं, और वो क्या स्वाभाविक बलात्कार है कि सबके साथ बलात्कार? अपने घर में क्यों नहीं करते बलात्कार? जब निर्भया घर में वो क्यों नहीं करते बलात्कार? अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब हम जाति के आगे भी बढ़ लें, क्योंकि मामला दरअसल सियासी भी हो चला है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस की जो नेता हैं प्रियंका गांधी वाड्रा ने, उन्होंने योगी सरकार पर एक बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि योगी सरकार महिलाओं को सुरक्षा दे पाने में पूरी तरीके से नाकाम रही है, और इस हाथरस वाले मामले पर उन्होंने योगी से इस्तीफा तक मांग लिया है। इस बारे में अब प्रेम जी आपका बस 10 सेकंड में जवाब चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि अब इस पूरे मामले पे सियासत होगी या जो पीड़िता है उसके परिवार को न्याय मिलेगा? सियासत हमेशा पीपल होती है, होनी चाहिए। अगर जनता के हित में सियासत नहीं होगी तो ये सारे मामले दबा दिए जाएंगे, बिल्कुल दबा दिए जाएंगे, और ये मामले सामने आने चाहिए। सरकार जवाबदेह है। जब या सारी घटनाएं घट जाएंगी तब आप SIT गठन करेंगे और घटना घटने देंगे। पुलिस पर कोई एक्शन नहीं है। एक से एक मैंने पूरा सीक्वेंस बताया कि कैसे उस डॉक्टर को पता नहीं है कि बलात्कार हुआ और वहां पर पुलिस बयान लेके गई कि गैंग रेप हुआ। तो सवाल उठ रहे हैं। SIT का गठन इसलिए किया गया है ताकि वो डॉक्टरों की भूमिका के बारे में भी जांच कर पाए और पुलिस की भूमिका के बारे में भी। श्वेता जी, आपको लगता है कि इस मामले पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी? 4 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, SIT बना दी गई है। अब पीड़िता के परिवार को न्याय मिलेगा या पॉलिटिकल पार्टीज इस नाजुक मुद्दे पर, अपराध जैसे मामलों पर सियासत करेंगी? भविष्य क्या देखती हैं आप? हाथरस का जो ये मामला हुआ है वो इसे दलित का रंग दिया जा रहा है। आमतौर पर रेप ही इतना जो ये दरिंदे करते हैं बेटियां, हमारी बेटियों को। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है जी। रिंकू, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स क्या है? क्या इस मामले पर सियासत होगी या पीड़िता के परिवार को न्याय मिलेगा? खेलने वाले सियासी मामला खेलते रहेंगे लेकिन न्याय मिलके रहेगा, ये भी मैं कह रही हूँ। और न्याय पाने के लिए अपने अंदर भी विल पावर होना चाहिए। अगर किसी भी चीज को विल पावर से ना लड़ते हैं, फाइट करते हैं, तो लड़ने के लिए हम अगर आगे हैं तो सरकार हमारे साथ है। तो जो न्याय मुद्दा है, मुझे लगता है कि कानून बना देने भर से ऐसा कुछ नहीं होगा और महिलाओं को हमें सुरक्षा देनी ही पड़ेगी, बच्चियों को सुरक्षा देनी ही पड़ेगी। समाज को अपने स्तर पर आगे आना होगा, वहीं सरकार को भी, सिस्टम को भी, प्रशासन को भी सख्त होना होगा। उसको किसी जाति के आधार पर अपराध को नहीं देखना होगा। श्वेता जी, रिंकू मिश्रा जी, प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम आज का मुद्दा में शामिल होने के लिए। तो आज हमने बात की महिलाओं के सुरक्षा के मुद्दे पर। अगले सप्ताह